ये देखकर जापान काफ़ी हद तक चिंतित हो गया है और मैं जापान को ब्लेम नहीं करूंगा। देखिए, जापान के आसपास दो बहुत ही हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, चाइना और नॉर्थ कोरिया। और अब जापान में जो पावरफुल लोग हैं ये ओपनली कह रहे हैं कि वी वांट न्यूक्लियर वेपन्स एज वेल। रिसेंटली शिंजो आबे ने यहाँ पर दो बातें बोली है। पहले तो ये कहा है कि जो बाइडन को अब प्रॉपरली एक पॉलिसी बनानी होगी और डिक्लेयर करना होगा दुनिया के सामने कि कल को अगर चाइना अटैक करता है ताइवान को तो क्या यूएस ताइवान के डिफेंस में आएगा या नहीं आएगा। जो काम यूएसए ने अफगानिस्तान में, यूक्रेन में किया है, क्या सेम चीज जो बाइडेन दोहराने वाले हैं ताइवान में। ये बात शिंजो आबे ने ओपनली बोली। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जापान अब कंसिडर कर रहा है कि यूएस के साथ एक न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग पैक्ट साइन कर ले। नाउ यहाँ पर आप पूछ सकते हैं बट सर शिंजो आबे पावर में नहीं है। शिंजो आबे इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। क्या किशिदा साहब ने रिसेंटली ऐसी स्टेटमेंट दी है? तो देखो मैं आपको ये बता दूं, जापान के अभी के लिए जो प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, इनको कुर्सी पे बिठाया शिंजो आबे नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी अभी जापान में पावर में है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके प्रेसिडेंट है शिंजो आबे। ये खुद इस वक्त पीएम नहीं है क्योंकि इनके थोड़े हेल्थ के इश्यूज हैं, बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो सरकार है जापान की ये शिंजो आबे ही चला रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि एक बार को किशिदा की स्टेटमेंट होती उसका कम वजन होता। शिंजो आबे ने जब ओपनली यहाँ पर डिमांड करी है कि यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स जापान के पास भी होने चाहिए, न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग पैक्ट होना चाहिए, तो इससे आप समझ लीजिए ईस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आने वाले कुछ समय में। नाउ शिंजो आबे किस बात को लेकर चिंतित है, यूएस की पॉलिसी अभी है क्या ताइवान को लेकर, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही सरल भाषा में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं उनको लेकर किन देशों के बीच में विवाद है, कौन कौन से देश क्लेम करते हैं सेनकाकू आइलैंड्स को। ऑप्शन ए जापान चाइना, ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया जापान चाइना, ऑप्शन सी जापान नॉर्थ कोरिया, या फिर ऑप्शन डी रशिया एंड यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो रिसेंटली इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। शिंजो आबे ने ओपनली ये कह दिया है कि नेटो लाइक न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग इनको अब चाहिए। अब यहाँ पे आप कहेंगे न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग है क्या और नेटो में क्या ऐसा सिस्टम है? तो देखिए इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। नेटो ने एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा सोल्यूशन निकाला इस चीज़ का कि यूरोप के कई देशों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो वो खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम ना स्टार्ट कर दे। इसको अवॉइड करने के लिए नेटो कंट्रीज ने ये कहा कि यूएस अपने कुछ मिसाइल्स इन कंट्रीज में डिप्लॉय करके रखेगा। इससे यूएस को भी एडवांटेज मिलता है कि कल को अगर स्ट्राइक करना है तो उनको ज़्यादा मिलिट्री बेसिस मिल जाते हैं और इन कंट्रीज को भी एक आप कह लीजिए एक सुरक्षा कवच मिल जाता है। इनको भी काफ़ी सेफ फील होता है कि हमारे देश में भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, चाहे कम्प्लीटली हमारे ना हो बट दे कैन बी यूज फ्रॉम आवर कंट्री। तो आज के समय जो वर्ल्ड मैप है ये आपके सामने है। जो ये नीले देश है ये सब कहते हैं कि जी हम हैं न्यूक्लियर वेपन फ्री कंट्रीज, मतलब कि इन कंट्रीज ने साइन करके लिखा हुआ है कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स अपने देश में अलाउ नहीं करने वाले, ना न्यूक्लियर वेपन कभी बनाएंगे। फिर जो लाल देश हैं ये सब है न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स जिनके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। फिर जो आपको ऑरेंज देश दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि टर्की हो गया, उसके अलावा आपको दिखेगा यहाँ पर जर्मनी है, इटली है, ये सब ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर शेयरिंग पैक्ट के अंडर यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स अपने देश में डिप्लॉय करके रखते हैं कि कल को अगर मान लो रशिया को या फिर किसी भी और देश पर अटैक करना है तो यूएस इन्हीं कंट्रीज से अटैक कर सकता है और ऑब्वियसली जो टोटल स्ट्राइक टाइम है ये इससे काफी हद तक कम हो जाएगा। और न्यूक्लियर शेयरिंग बिल्कुल एक प्रॉपर आइडिया है नेटो का। इस पर आपको विकिपीडिया पेज मिलेगा, नेटो की वेबसाइट पे इन्होंने डॉक्यूमेंट पब्लिश कर रखे हैं कि देखिए हमारा जीनियस आइडिया है न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग। इससे हमने कई देशों के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को रोका है, वर्ल्ड पीस कायम किया है। अब जापान यहाँ पर ये कह रहा है कि जी थोड़ा बहुत ये जो वर्ल्ड पीस है ना ये हमको भी चाहिए, और जापान की जो ये स्टेटमेंट है ये मैटर बहुत हद तक करती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर जापान और यूएस के बीच में तो एक डिफेंस पैक्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि कल को जापान पे अटैक होता है तो यूएस मानेगा कि यूएसए पे अटैक हुआ है, तो यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो बाय डिफॉल्ट उस एग्रीमेंट से जापान को मिलती है एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला। तो जापान को किस बात की चिंता? देखिए जापान को चिंता इस बात की है कि यूएस आज के समय बहुत ही ब्लंट लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो एक बहुत ही दोगला देश बन चुका है, बोलता कुछ है करता कुछ है। तो जापान के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका सबसे बड़ा डर ये है आज के समय कि कल को अगर मान लीजिए नॉर्थ कोरिया ने जापान पे न्यूक्लियर मिसाइल दाग दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, डेस्परेशन में आकर जापान को अटैक कर दिया न्यूक्लियर वेपन से,
उसके बाद जापान ने जब यूएस की तरफ देखा और कहा कि चलो बदला लो, हमारा अटैक करो इन पर, तो अगर यूएसए ने कह दिया कि नहीं हम अभी ये नहीं करेंगे, हम सैंक्शन लगा देते हैं नॉर्थ कोरिया पे, तो जापान क्या करेगा? फिर दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है, जो ये पूरा एग्रीमेंट है डिफेंस पैक्ट का, ये कुछ हद तक अवेंजर्स मूवी जैसा है। आपने देखी है मूवी? अवेंजर्स मूवी आती है, बहुत सारे उसके पार्ट्स आ चुके हैं, और अवेंजर्स का आप अगर बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला देखोगे तो ये है कि पहले वो डैमेज को रोक नहीं पाते, डैमेज हो जाता है, मगर फिर बाद में वो बदला लेते हैं। दे आर दी अवेंजर। तो जापान भी यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये एग्रीमेंट ही अपने आप में अजीब सा है। इसमें साफ साफ यही लिखा है कि पहले जापान पे जब अटैक होगा उसके बाद यूएस रिएक्ट करेगा। तो जापान यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि देखिए ये जो एग्रीमेंट है इसके अंडर हम सेफ फील नहीं कर रहे। शिंजो आबे ने क्लियरली यहाँ पर अपने पूरे इंटरव्यू के दौरान ये बात बोल दी है कि इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से जापान की सिक्योरिटी अभी इंश्योर नहीं हो रही। इनको अब ये भी चाहिए कि यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स जापान में डिप्लॉयड हो, ताकि कल को कोई भी देश जापान पे अटैक करने से पहले ये सोचे कि जो जापान में मिसाइल डिप्लॉयड है ये लॉन्च ना हो जाए। अगर ये लॉन्च हो गए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, हम पे भी अटैक हो जाएगा। तो यूएसए क्या इस न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग प्रोग्राम को लेकर मानता है या नहीं मानता, आई डू नॉट नो। देखना होगा। मोस्ट प्रॉब्ली अभी जो यूएस की सरकार है ये तो बिल्कुल नहीं मानने वाली। इसके लिए कोई एक विजनरी, एक मैं कहूँगा कुछ हद तक रोनाल्ड रेगन जैसी पर्सनालिटी वाला यूएस प्रेसिडेंट चाहिए होगा यूएसए को, तभी ये लोग कुछ कर पाएंगे। नहीं तो अभी के लिए जो बाइडन है ही इज़ अ वीक प्रेसिडेंट। ये मुझे लगता नहीं है कि जापान की जो यहाँ पर बात है इसको समझ पाएंगे और ये कुछ एक्शन भी लेंगे इस चीज़ को लेकर ना। फिर जापान ने यहाँ पर एक और बात ये भी बोली है, शिंजो आबे ने ओपनली बात यहाँ पर ये भी बोली कि यूएस को अब जो अपनी एम्बिग्यूटी है ताइवान के डिफेंस को लेकर ये छोड़ देनी चाहिए और ओपनली बोलना चाहिए दुनिया को कि ताइवान पे अगर अटैक हुआ तो बिल्कुल यूएस इन्वॉल्व हो जाएगा। नहीं तो इससे पहले आप अगर देखो तो यूएस की जो पॉलिसी है ताइवान को लेकर ये फ्लिप फ्लॉप वाली रही है। फ्लिप फ्लॉप वाली कैसी रही है आपको समझाता हूँ। जो बाइडन से 2021 में एक सेमिनार में एक स्टूडेंट ने यह पूछ लिया कि अगर कल को ताइवान पे अटैक होता है तो क्या यूएस ताइवान के डिफेंस में आएगा। जो बाइडन के मुंह से निकल गया कि यस आएगा। चाइना ने इसको लेकर आपत्ति जताई क्योंकि चाइना ने यहाँ पर यह कहा कि यूएस की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में पॉलिसी है वहां पे तो ऐसी बात लिखी नहीं है। और फिर बाद में यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी है इन्होंने जो बाइडन को करेक्ट करते हुए ये बोला कि नहीं हम ताइवान के लिए जंग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम ताइवान को हेल्प करेंगे खुद को डिफेंड करने के लिए। जैसे इन्होंने हेल्प किया अफगान नेशनल आर्मी को खुद को डिफेंड करने के लिए, जैसे ये आज के समय यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं कि जाओ खुद का काम करो, खुद को डिफेंड करो। तो ये जो पॉलिसी है यूएस की बहुत डेंजरस है और जापान यहाँ पर एक बहुत ही ऑब्वियस बात बोल रहा है। इतनी जियोपॉलिटिक्स आप भी समझते हैं कि जो एक इमेज बन गई है यूएसए की अंडर जो बाइडन कि बहुत ही सुस्त सा देश है, ना कोई वार्निंग देगा, अपने सारे प्लान्स पहले ही बता देगा, फिर चुपचाप बैठ जाएगा। ये जो इमेज है इट इज़ वेरी डैमेजिंग। जो बाइडन ने मैं कहूँगा यूएसए की जो कई दशकों से एक इमेज बनी थी एज ए प्रोएक्टिव अग्रेसिव कंट्री, इस इमेज को कुछ ही सालों में कुचल दिया है। तो इसलिए जापान अपनी जगह ठीक है। ये कह रही है कि प्रॉपर आप एक पॉलिसी बनाइए, डिक्लेयर करिए गवर्नमेंट लेवल पर कि यू विल डिफेंड ताइवान। अगर ऐसा आप नहीं करते तो क्लियरली इंडो पैसिफिक को लेकर आप सीरियस नहीं हैं। ये बात बिल्कुल अब ऑब्वियस लग रही है कि चाइना आज नहीं तो कल कभी ना कभी ताइवान पे अटैक कर लेगा। यूक्रेन में जितनी आसानी से रशिया ने जो देश तोड़ लिए और लगातार ये कीव की तरफ बढ़ रहे हैं वो देखकर चाइना को बहुत एनकरेजमेंट मिली होगी ना। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि एक सवाल यहाँ पर पूछे कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है तो हम एज इंडियंस हम लोग क्यों नहीं यहाँ पर डिप्लॉय करते जापान में न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए ये हमारे यहाँ कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि इंडिया में ही इसको लेकर बहुत विरोध होगा कि हम लोग जो ये वॉर है ग्रेटर वॉर उसमें क्यों घुसने हैं, जापान के डिफेंस में क्यों आ रहे हैं, हमको खुद के डिफेंस पे फोकस करना चाहिए। तो इंडिया में वो विजन नहीं है। मैं यहाँ पर कहूँगा कि सरकार की काफ़ी आलोचना होगी इंडिया में ही अगर भारत ऐसा स्टेप उठाने की कोशिश करता है। बाकी देखिए ऑब्वियस ही बात है अगर हम ऐसा कर लेते हैं इससे बढ़िया क्या बात होगी। एक जापान जैसी मेजर इकोनॉमी को हम लोग प्रॉपर न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। इट विल बी अ गेम चेंजर। बट अनफॉर्चुनेटली लगता नहीं है कि इंडिया इस इशू के बारे में ज़रा सोचेगा और इस पर स्टेप भी लेगा ना। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि क्या आप मानते हैं कि जापान की जो डिमांड है इन फ्रंट ऑफ द यूएस ये ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं जापान को कोई हक नहीं बनता ऐसी डिमांड रखने का, जापान को अपना डिफेंस खुद देखना चाहिए। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्लेम्स द ओनरशिप ऑफ सेनकाकू आइलैंड्स। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए
जापान और चाइना, जी हाँ, नॉर्थ कोरिया क्लेम नहीं करता सेनकाकू आइलैंड्स को। और सेनकाकू आइलैंड्स यहाँ पे आप देख पाओगे बिल्कुल जापान और चाइना के बीच में आपको मिलेंगे। अभी के लिए इन आइलैंड्स को गवर्न कर रहा है जापान।